नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। पॉलिटी सीरीज का ये 10th लेक्चर है जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे विच डील्स विद सिटीजनशिप, हिंदी में नागरिकता। ठीक है, तो सिटीजनशिप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है इंडिया में जो प्रोविजन है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। ठीक है, किस चीज का है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बट यू विल बिकम एज इंडियन सिटीजन वंस यू क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द इंडिया। ठीक है, जैसे ही आप भारत की सीमाओं को पार करेंगे या किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आप एक इंडियन कहलाएंगे। अब आप बिहार से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर, यू विल बिकम इंडियन। फर्स्ट एंड लास्ट यू आर एन इंडियन। ये थॉट हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये सवाल भी अक्सर कई बार पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड द सिंगल सिटीजन प्रोविजन एंड दैट इज फ्रॉम ब्रिटेन। अब दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि अगर सिंगल सिटीजनशिप है तो क्या कहीं डुअल सिटीजनशिप भी चलती है? तो जी बिल्कुल चलती है। डुअल सिटीजनशिप आपकी चलती है अमेरिका में। अमेरिका वहाँ क्या है? वहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, कई सारे स्टेट्स को मिलाकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। ठीक है, वो एग्रीमेंट के बेस पे होता है। मैंने इसकी डिटेलिंग जो है आपके पिछले लेक्चर में दी है, लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस पर आप रेफर कर सकते हैं। तो अमेरिका में क्या है, जैसे आपका टेक्सास एक स्टेट है, ठीक है, उसकी अपनी नागरिकता है। कैलिफोर्निया है, उसकी अपनी एक नागरिकता है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक नागरिकता है। तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि सिटीजनशिप किस तरीके से बनती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका सिटीजन्स एंड एलियंस। एलियन आपके दूसरे ग्रह के प्राणी, मतलब दूसरी कंट्री के आप लोग कह सकते हैं। तो एलियन जो है आपके वो 2 तरीके के होते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस मतलब कि इंडिया का कॉर्डियल रिलेशन जिन कंट्रीज से है उन लोगों को, उन देश के लोगों को हम एलियन, फ्रेंडली एलियंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मित्र देश जिसे आप कह सकते हैं। दूसरा है शत्रु देश, एनिमी एलियंस। ठीक है, जो शत्रु राष्ट्र है हमारे, उनके जो नागरिक है अगर वो भारत में आते हैं तो उनके राइट्स कुछ लिमिटेड होते हैं, उनसे ज्यादा राइट्स एंजॉय करते हैं फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, मित्र देशों के लोग, और सबसे ज्यादा राइट्स एंजॉय करते हैं सिटीजनशिप, सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन्स जो है ये पर्टिकुलर राइट्स एंजॉय करते हैं, जिस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस पार्ट में हम 2 चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो आर्टिकल्स आपके पार्ट 2 में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कवर होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 1 to 4 थे और पार्ट 2 में आपके आर्टिकल 5 to 11 है। और इसमें एक चीज और है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो कंप्लीट होगी। कंटिन्यूएशन बनेगी, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे भले ही लेंथी हो जाए लेकिन फैक्ट्स आपके सारे कवर हो जाए। ठीक है, 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बना के फैक्ट्स स्किप करके इंपॉर्टेंट चीजें ना बता के मैं छोटी वीडियो बना के डाल सकता हूँ, व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? that we should know each and every fact related to the topic। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। ठीक, तो आप आई होप उसको बेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। सेकंड पार्ट आपका आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो राइट्स एक आम नागरिक जो उस देश का नागरिक है, जैसे इंडिया के जो हमारे नागरिक है, वो ये राइट्स और प्रिविलेजेस उन्हें मिले हुए हैं। क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, किसी भी बेस पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, जो कि बात करता है आर्टिकल नंबर 15। जब फंडामेंटल राइट्स आएंगे तो उसमें हम डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ याद कर सकते हैं कौन कौन से राइट्स हमारे इंडियन सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, एलियंस एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाले राइट्स। ठीक, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, आपके साथ किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होगा, धर्म के, जाति पे, रेस पे, क्रीड पे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब आपको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सभी तरह के उपक्रमों से लाभान्वित होने के लिए। तो उसमें बात आती है आर्टिकल नंबर 16 की। ठीक है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिली हुई है, आर्टिकल नंबर 19 जो इसमें बात करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आपको मिले हुए हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो डील करता है इसमें। राइट टू वोट, ये आपके एलियंस को नहीं है, मतलब बाहर के नागरिकों को वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन इंडियंस को राइट है, ठीक है। राइट के बाद वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमें राइट है बिल्कुल, मतलब सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास ज्यादा है। बीइंग एज अ सिटीजन वी एंजॉय मोर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज कंपेयर टू एलियंस, ठीक है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर एमपी एंड एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बन सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली जो है उनके लिए हम लड़ सकते हैं, मतलब इलेक्शंस में जा सकते हैं। वी हैव दैट राइट आल्सो। एलिजिबल टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब भारत में जो जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, आपका राष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, लोकसभा स्पीकर हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, तो इस तरह के जितने भी संवैधानिक पद हैं उन पर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो एलिजिबल है उस पोस्ट पर काम करने के लिए, ठीक है, वो नॉमिनेट कर सकता है अपने आप को। और हाँ, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 51A में हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो एक आम नागरिक को मिले हुए हैं, जो कि बाहर के नागरिक को नहीं मिले हुए, दूसरे देश के नागरिक को नहीं मिले हैं। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वहां का, जो बाय बर्थ सिटीजन होगा अमेरिका का, वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, नेचुरलाइज्ड सिटीजन नहीं बन सकता है। जबकि इंडिया में क्या है कि कोई भी सिटीजन बाय बर्थ या फिर नेचुरलाइज तरीके से जो सिटीजन बना है वो दोनों ही एलिजिबल है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे सोनिया गांधी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्या उनका जब इंडिया में हुआ? नहीं हुआ, सभी जानते हो इटली में हुआ था उनका, ठीक है, लेकिन उनके पास अब इंडिया की नागरिकता है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती थी एक टाइम पर, ठीक है। वो क्या अलग राजनीतिक मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक पार्टी की प्रेसिडेंट रही हो, ठीक, और भी मतलब उन्हें संवैधानिक पोस्ट मिल सकती है, वो एलिजिबल है उसके लिए। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही जन्मा व्यक्ति एलिजिबल होगा बनने के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओनली बाय बर्थ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आगे आर्टिकल्स, बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट क्या है हमारी? दैट इज 26 जैन 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, ठीक है। उसके कुछ भाग पहले लागू हो गए थे, वाली बात है, ठीक है। तो उस वक्त एट द कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ है उस वक्त जो सिटीजन्स होंगे वो कौन कौन होंगे? तो इन 3 कंडीशन में जो भी एक कोई फुलफिल हो रही होगी वो नागरिक कहलाएगा, जो बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से, जिसका जन्म उस वक्त हुआ है वो आपका सिटीजन कहलाएगा। या फिर कोई भी पेरेंट आपके इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है, वो भारतीय कहलाएगा जिसके माता पिता इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या तो ये कंडीशन हो, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया जो है इस वक्त जो बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये बात करते हैं हम उस अनडिवाइडेड इंडिया की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जिस इंडिया की बात किया थी, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, उस इंडिया में किसी बच्चे के माँ बाप अगर जन्मे हैं तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा एट द डेट ऑफ 26 जैन 1950, ठीक है। तीसरा है कि भाई कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक 5 साल पहले तक लगातार अगर कोई इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब ये प्रावधान क्यों है? तो अगर आप इसमें देखें, एनी बेसेंट इंडिया की तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन इंडियन मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक, और वो काफी सालों से रह रही थी। तो इस तरह के लोग जो भारतीय विचारधारा को अपना के भारतीय संस्कृति को अपनाया जिन्होंने, और इंडिया में ही रहे, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए प्रावधान किया गया कि उनको भी भारतीय नागरिक माना गया, ठीक। तो इन तीनों कंडीशंस में कोई भी आपकी एक फुलफिल हो रही होगी तो आप सिटीजनशिप
आपको मिल जाएगी, एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। आर्टिकल नंबर 5। ठीक, आर्टिकल नंबर 2 पर चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 एंड 7 ये मतलब आपके एक तरीके से उस वक्त जो हालत है उनकी वजह से बनाया गया था। अब इनकी जो है सिग्निफिकेंस लगभग 0 है। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले लोग, उनको नागरिकता किस तरीके से प्रदान की जाएगी उसके बारे में बात करता है। क्योंकि भाई पाकिस्तान तो बाद में है ना, बंटवारे के बाद, उससे पहले तो वो ब्रिटिश इंडिया ही था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से वहां से जब आप आ रहे हैं तो उसके लिए डेट फिक्स की गई 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट उसमें जन्मा हो, तो वो भारतीय नागरिकता उसे मिल जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आ रहे हैं तो उसमें एक प्रावधान ये किया गया कि आपको एटलीस्ट 6 महीने तक रहना होगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, मतलब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगाया गया 19 जुलाई 1948 के बाद। इनके लिए जो पर्सन्स माइग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान से आने वाले लोग, पलायन करके आने वाले लोग, 19 जुलाई 48 से पहले अगर आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनमें से आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके भारतीय होने चाहिए। या फिर उसके बाद आते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको लगातार 6 महीने तक वास करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, देन ओनली यू कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन कम्स आर्टिकल नंबर 7। अब आर्टिकल नंबर 7 में क्या है कि पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब यहाँ से पाकिस्तान चले गए, अच्छा नहीं लगा, वापस आना चाहते हैं, आ गए साहब, बट लेटर रिटर्न। अब इनके लिए क्या प्रावधान होगा? इनके लिए प्रावधान किया गया उसमें था कि 1 मार्च 1943 के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले तक अगर कोई आ गया है, कोई आया है इस दरमियान पाकिस्तान जाके फिर वापस आ रहा है, ठीक है, तो भी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। 6 महीने वास करना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन फाइल होगी। ठीक है, तब वो एप्लीकेशन भर सकता है। एप्लीकेशन भरने से पहले उसको 6 महीने तक रहना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान करेगी, मतलब उस पर विचार करेगी, उसका केस चलेगा। ठीक है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो ये आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 जो पाकिस्तान से रिलेटेड लोगों से है। ठीक है, पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए। ठीक, तो आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, तो इनकी ज्यादा प्रासंगिकता बचती नहीं है, सिग्निफिकेंस है नहीं ज्यादा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 8। इसमें क्या है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ध्यान से सुनिएगा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मतलब ओवरसीज जो गए, ओवरसीज सिटीजन्स जो है आपके। अब आजाद, ये देखो, ये आर्टिकल जो बने हैं उस वक्त कमिश्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, लागू हो रहा था, उस वक्त के हैं। तो उस वक्त बहुत से भारतीय जो विदेशों में भी थे, ठीक है, वहां से आजादी का मूवमेंट चला रहे थे। लाला हरदयाल थे आपके, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो बाहर रह रहे हैं, कि हम भारतीय नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि भाई ऐसे लोगों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो तो उनको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो उनके बच्चे भी इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि उस देश का में जो भी इंडियन डिप्लोमेटिक या काउंसलर होगा उसके अगेंस्ट जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बस इतना सा काम था। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि माता पिता इंडियन से, भले उनका जन्म वहां दूसरे कंट्री में हुआ, वो इंडियन ओरिजिन ही कहलाते, ओवरसीज कहलाते। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रावधान बन गया। आर्टिकल नंबर 8 हो गया। अब अनडिवाइडेड इंडिया, फिर वही वाली बात आ गई कि अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो इंडिया, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 पर चलते हैं। ये क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ है नहीं। उसी के सिलसिले में ये है कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर दी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपका अक्षय कुमार। ठीक है,
बेसिकली अप्लाई कर रखा है वो अलग बात है, ठीक, लेकिन वो उनके पास सिटीजनशिप किसकी है, कनाडा की, इज नॉट एन इंडियन सो फार राइट नाउ, इंडियन ओरिजिन है उनकी, ओके। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 पर चलते हैं। इसमें क्या कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर जो बात आती है, जो भी सिटीजनशिप है आपकी, सिटीजन जो है सिटीजनशिप आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक पार्लियामेंट आपके कोई सब्जेक्ट लॉ बनाती है। पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिटीजनशिप चलेगी, ठीक है। ये पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, ठीक। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 11। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है। देखिए ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10 ये थे आपके कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के। यहाँ आर्टिकल नंबर 11 जो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स को एक अधिकार दे रहा है कि आगे आने वाले समय में आप नागरिकता अपने हिसाब से उन परिस्थितियों के हिसाब से तय करेंगे, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। फौरी तौर पर तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन आगे के लिए उसका पक्के रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिसाइड करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो उस पर रूल्स बनाएगी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगी। तो उसके लिए भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया जिसमें तय किया गया कि भैया ये रूल्स एंड रेगुलेशन था, आगे आने वाली जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सिटीजनशिप देंगे और टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आर्टिकल 5 to 11 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हालांकि इसमें अमेंडमेंट काफी सारे हुए और रिसेंट अमेंडमेंट आपने अभी देखा होगा सीए और एनआरसी वाले मुद्दे पर देखा होगा, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आया था उसके बाद उसमें तकरीबन कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, इनकी डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी है 1986, 1992, फॉलोड बाय 2003, 2005, 2015 एंड 2019, द फेमस 2019 सीए, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दो बातों पर गौर किया गया और दो बातों के बारे में बताया गया कि हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड हाउ पर्सन कैन लूज हिज सिटीजनशिप, ठीक है, किस तरीके से वो एक्वायर कर सकता है और किस तरीके से उसकी नागरिकता जा सकती है, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है। उसके 5 तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। एक करके डिस्कस करते हैं। तो बाय बर्थ में क्या है, इस मिट्टी में जो जन्मा है, ठीक है, कब 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक 1987 तक अगर उसका बर्थ हुआ है, भले ही उसके पेरेंट्स की कोई भी नेशनलिटी रही हो, ठीक है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जो बच्चे जन्मे हैं उनमें से कोई भी एक माता पिता आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों माता पिता में से कोई एक आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ऐसे जन्मे बच्चों को आपकी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और डेट क्या है आपकी 1 जुलाई 1987 टू 3 दिसंबर 2004। नेक्स्ट, अब 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए लोग हैं उनके बारे में क्या है, उसमें ये है प्रावधान कि उसमें दोनों ही पेरेंट्स को इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तब उनके बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाय डिसेंट, अब डिसेंट में क्या है, ऐसे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक 1992, उनमें से जो बाहर जन्म लिए हैं उनमें से फादर का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। किस डेट में, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है। जो बच्चे विदेशों में जन्म ले रहे हैं और उनके पेरेंट्स में फादर इंडियन है तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा केस है आपका 10 दिसंबर 1992 से
3 दिसंबर 2004 तक अब फादर की जो बाउंडेशन थी वो हटा दी। अब दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो सकता है। ठीक है, तो उसकी डेट है आपकी 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004। ऐसे जो बच्चे जन्म लिए हैं विदेश में, भारत की धरती से बाहर, जिनमें से किसी एक पेरेंट, कोई एक पेरेंट आपका इंडियन सिटीजन है, तो उनके बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। 3 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 दिसंबर 2004 जो बच्चा जन्म लिया है बाहर, उसको 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और उन दोनों और बच्चों के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो ऐसे बच्चों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बाउंडेशन क्या आ गया आपकी, 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा आपको एम्बेसी में। देन कम्स बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमारी भारतीय नागरिकता ले सकता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले अदनान सामी ने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की। पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन प्लस रेजिडेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति इंडियन सिटीजन से शादी कर ले और 7 साल से लगातार इंडिया में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय सिटीजन रहे हो, ठीक है, ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करके, जैसे जिनको हम कहते हैं एनआरआई, ठीक है, उनके बच्चों का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर, जो बाहर के नागरिक है और इंडिया में 7 साल से लगातार रह रहे हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, माइनर चिल्ड्रन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के जो माइनर चिल्ड्रन से, मतलब 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस पर्सन ऑफ फुल एज हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज इंडियन ओरिजिन, और जो अपने फुल एज, मतलब फुल एज का मतलब ये 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो भी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक, अब बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है आपका, कि एक तो जो कंट्रीज ऐसी हैं जो भारतीय लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करती हैं, ठीक है, उन्होंने बैन लगा रखा है, ऐसी कंट्रीज के लोगों को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब एक डुअल कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। भाई अगर आप हमारे यहाँ दे रहे हो, हमारे लोगों को दे रहे हो, तो हम आपके लोगों को देंगे, अगर आप नहीं दोगे तो हम कैसे दे देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए बैन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, मतलब जिन कंट्रीज ने अपने यहाँ पे रोक टोक लगा रखी है सिटीजनशिप देने की, उनके नागरिकों को हम नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा, कोई अपनी और भारतीय नागरिकता लेने से पहले उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, क्योंकि हमारे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको भारतीय नागरिकता चाहिए तो आपको पहले अपनी मूल नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। Resided in India or served government of India for 12 months preceding the date of application। ठीक है, अब कोई इंडिया में रह रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहा है 12 महीने से लगातार, ऐसे लोग नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने वो तब होंगे डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम से पहले। ठीक है, आप 12 महीने लगातार काम करेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें जितने भी लैंग्वेजेस का जिक्र किया है, उनमें से किसी एक लैंग्वेज में आपको एडुकेट नॉलेज, मतलब अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की। ठीक है, अगर आपने वो लैंग्वेज सीख ली है कोई एक, तो आपको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब अभी लग तो डिफिकल्ट रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस
इसमें कई बार रियायतें भी दे सकती है, ठीक है, और उसके बिहाव पे भी नागरिकता प्रदान की गई है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब ये है कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त हमारे जो सीमा क्षेत्र थे वो अलग थे और आज की डेट में जो सीमा क्षेत्र है वो अलग है, ठीक है। जैसे सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, गोवा हमारा पार्ट नहीं था, पुडुचेरी नहीं था, ठीक। मे भी हो सकता है भविष्य में पीओके हमारे पार्ट में आ जाए, ठीक। तो यहाँ के लोगों को किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी उसका भी जो प्रावधान है वो भारत सरकार करेगी, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। वर्तमान मतलब जो भी उस वक्त देन गवर्नमेंट होगी वो रूल बनाएगी। और जैसे असम है हमारा, सॉरी सिक्किम है, सिक्किम के लोगों को हमने बहुत दिनों बाद एक स्टेट रोड का दर्जा दिया था, तो उनके नागरिक वो बहुत दिनों बाद बन पाए और जब नागरिक बनते हैं तो उनके राइट्स अलग हो जाते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एक्विजिशन की। 5 तरीके हैं आपके, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप की। लॉस ऑफ सिटीजनशिप में क्या है कि आप अपनी स्वेच्छा से आपने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, तो जो माइनर चिल्ड्रंस है जिनकी 18 साल से कम उम्र की एज है वो बच्चे भी अब खुद ब खुद उनकी नागरिकता चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ और मैंने अपनी नागरिकता छोड़ दी इंडियन सिटीजनशिप, तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, उनकी भी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। दूसरा है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे है कि अगर मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूँ तो स्वतः ही मेरी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तीसरा है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन में क्या है कि आपने इलीगल तरीके से, फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप हायर की है, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाए आपने और उसके बाद आपको नागरिकता मिल गई है, तो जांच के बाद आपकी नागरिकता निरस्त कर दी जा सकती है। डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने भारतीय संविधान के प्रति उसको अच्छी तरीके से एक्वायर नहीं किया है, उसको सम्मान नहीं दिया, निरादर किया उसका, ठीक है, असम्मान की दृष्टि रखी, आप डिसलॉयल हुए आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। अनलॉफुल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद एनिमी। अब वॉर के टाइम में आप शत्रु देश की मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इंडियन नागरिक क्यों कहलाएंगे, आपको भगा दिया जाएगा, चलो निकले यहाँ से, ठीक। रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूस। 7 साल लगातार आप विदेश में रह रहे हैं इंडिया को छोड़ के, ठीक है, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक। So with this, part 2 is complete. Maybe it is little bit longer, but I have tried to provide each and every knowledge related to part 2 and citizenship. I hope you liked my lecture and please cooperate, share, like and subscribe. Thank you so much.